हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए अगले दो इलस्ट्रेशन 10 और 11, जिससे कि क्लास में टाइम ख़राब ना हो, इस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट है, कोर पॉइंट है, उसको मैं इस वीडियो में समझा देता हूँ। कोर पॉइंट ही क्यों? क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन कराता हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और कोर पॉइंट में वीडियो छोटी रहेगी। ठीक है बेटा, तो इसको वैसे आप खुद सॉल्व करके भी देख लेंगे, फिर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ जरूर लेंगे। और हम अपने बैच में कुछ इससे हटके क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखेंगे ज़रा इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो हमारा चैप्टर नंबर डिजिटलाइजेशन से है, तो देखेंगे इसमें एक तो नई चीज़ आई है आपके सामने, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अंदर आई है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होती है बेटा, ये आपकी थर्ड पार्टी लायबिलिटी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। वैसे तो जनरली क्या करते हैं, हम बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय बैलेंस BD, लेकिन CBSE ने अपनी गाइडलाइंस इसको लेकर चेंज कर दी है। अब आपने ये बैंक में ना ले जाकर आपने रियलाइजेशन की क्रेडिट में लेकर जाना है, जैसे आप बाकी थर्ड पार्टी लेकर जाते हो। तो ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, पहली बात तो ये। और बैंक लोन आएगा तो भी ध्यान रखना, सेम ट्रीटमेंट रहेगा। क्रेडिटर्स आपको मालूम है थर्ड पार्टी लायबिलिटी, बिल्स पेबल थर्ड पार्टी लायबिलिटी, बीस वाइफ लोन थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ये सब हम कर चुके हैं। ये सब रियलाइजेशन में जाएगा। कैपिटल को आप कैपिटल अकाउंट में ले जाना। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्स एसेट्स और प्रीपेड एक्सपेंस भी रियलाइजेबल एसेट्स होता है। ये सब आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाने हैं। तो ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस में गलती कर देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना, रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा। ये P&L है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और C की कैपिटल है, डेबिट साइड में रख दो। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट नॉर्मल, सबको मालूम है, एसेट्स रियलाइज बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा और रियलाइजेशन की क्रेडिट में आएगा। ए फर्नीचर ले गया 1600 में, तो इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है। ए रिसीवर है, ए डेबिट टू रियलाइजेशन फर्नीचर के लिए। तो आल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ BP, ये वाली लाइन यहाँ पर आप इसको समझेंगे। तो BP लायबिलिटी ख़त्म हो रही है, रियलाइजेशन डेबिट, और टू ए इज़ कैपिटल, ए गिवर है ना, ए हमारी लायबिलिटी पे कर रहा है, तो इसलिए ए को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, बी अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। सेम ट्रीटमेंट जो हमने सेकंड के नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में किया है। थर्ड कि बी गिवर है, बी लायबिलिटी की गारंटी ले रहा है, तो बी को आप क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एक तरह से प्रॉफिट, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। वैसे यहाँ पर C है जो 7,000 में लेकर जा रहा है, तो आपने 10 नहीं लिखना, आपने 7,000 से एंट्री करनी है और रियलाइजेशन की क्रेडिट में। और यहाँ पे पार्टनर जो C है उसको रिसीव कर रहा है, C डेबिट कर दो, C इज़ कैपिटल डेबिट। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000 रुपये की है, इस 10,000 का आपने कुछ नहीं करना, 7,000 रुपये से रिकॉर्डिंग कर देनी है। फिर अगला है जो फिफ्थ पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे 5,000 रुपये का BR कस्टमर से मिला। ठीक है बेटा, एक ये हमारा बिजनेस है जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है, इसका एक कस्टमर है, तो कस्टमर से इसको BR मिला, जो पेमेंट मिलनी थी थ्रू BR मिली। और मोहन जो कस्टमर का नाम है, ठीक है बेटा, तो बिल हमने यहाँ पे क्या करवा लिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ये मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बेटा जो डिस्काउंटेड बिल होता है ना, जो डिस्काउंटेड बिल होता है, ये आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है।
बुक में तो शो है नहीं। ठीक है बेटा, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है। और यहाँ पर जो एक जो बात यहाँ पर बता रहा है कि मोहन इंसॉल्वेंट हो गया। मोहन के इंसॉल्वेंट होते साफ क्लियर है कि मोहन अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पाएगा। तो मोहन नहीं पे करेगा बैंक को, तो क्या करेगा, फर्म पे करेगा। जैसे ही मोहन इंसॉल्वेंट हुआ, ये जो 5,000 रुपये का बिल जो हमें मिला था, ये अब हमें पे करना पड़ेगा। एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये वाली बात। तो आगे गलती क्या करते हैं बच्चे, 60 पैसे पर रुपी हैज़ बीन रिसीव, ये छोड़ाते हैं नहीं। अब मोहन की एस्टेट से 60 पैसे पर रुपी, बोले तो 60%, 5,000 रुपये का 60% हम यहाँ पे निकालेंगे, जो कि आएगा 3,000 रुपये। ये हमें उसकी एस्टेट से मिला। तो बेटा इसकी 2 ट्रांजैक्शन होगी। एक तो मोहन जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, फर्म बिल की पेमेंट कर देगी, और दूसरी जब हमें मोहन से मिल रहा है 60%, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक पे करने की रियलाइजेशन टू बैंक और एक मोहन से मिलने की बैंक टू रियलाइजेशन। फिर क्रेडिटर्स को हमने डिस्काउंट पे कर दिया, ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल है। बस बेटा कोई लायबिलिटी पे करनी रह गई है तो आप देखेंगे ज़रा इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही है, एक बार आप इसको खुद करके देख लेंगे। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 11, जिसमें आशीष कानव 2 पार्टनर है। क्रेडिटर्स एम्प्लॉय थर्ड पार्टी, एम्प्लॉय पीएफ जो है यहाँ पे, ये बेटा थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। इसको आप रियलाइजेशन में ले जाना। एट द एंड ऑफ क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप इसको अपने आप पे कर देंगे, जैसे हमने क्रेडिटर्स को पे किया है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती है। मिसिस आशीष लोन, ये भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी। और कानव एक पार्टनर है, इसका अलग से अकाउंट बना देना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा यहाँ पे 20,000 गिवन है, तो आप लोगों को बताया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेके कि क्लेम है तो आप रियलाइजेशन में ले जाओ जितना क्लेम है, और बाकी बचा आप कैपिटल की क्रेडिट में ले जाएंगे। नीचे देखेंगे हमारा यहाँ पे वर्कर का कोई क्लेम है या नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें वर्कर का कोई क्लेम नहीं है, तो आप इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में आपको मालूम है, इन्वेस्टमेंट है तो रियलाइजेशन में, अगर नहीं है तो कैपिटल में सामने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गिवन है, तो ये रिज़र्व आपका रियलाइजेशन में चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। ये आपकी एसेट्स है, ठीक है, इनको आप रियलाइजेशन की डेबिट में ले जाओगे, P&L डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कैपिटल की डेबिट में ले जाओगे। आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, आशीष फर्नीचर ले गया तो आशीष रिसीवर है, डेबिट, फर्नीचर जा रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। ये सिंपल है। पे ऑफ आशीष लोन, और मिसिस आशीष का लोन भी पे करेगा वो, ठीक है। तो ये वाला हमने ट्रीटमेंट पिछले वाले क्वेश्चन में ही किया है। तो रियलाइजेशन डेबिट लायबिलिटी आपकी ख़त्म हो रही है। आशीष गिवर है इसलिए आशीष को क्रेडिट, रियलाइजेशन की डेबिट में लिख देना, आशीष की लोन की क्रेडिट में लिख देना। डेटर्स रियलाइज, डेटर्स हमारे रियलाइज प्लांट 10% रियलाइज, बैंक अकाउंट है उसकी डेबिट में, और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ये आप पहले कर चुके हो। कानव स्टॉक ले गया 40%, तो स्टॉक हमारा यहाँ पे 24,000 है। 24,000 का हम यहाँ पे 40% करेंगे, 9,600 रुपये। 9,600 रुपये का स्टॉक ये 20% लेस में ले गया, इसमें 20% और हम लेस कर देंगे बेटा, ठीक है। तो 40,000 रुपये का स्टॉक, तो कानव रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसके बाद बाकी जो बचा स्टॉक 60% 24,000 रुपये का, तो जो कि हमारा आएगा 14,400 रुपये। ये वाला 10% गेन 1440, ठीक है बेटा, 15,840 रुपीज़ के अंदर हमने इसको बेच दिया।
क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट ले गया इन फुल सेटलमेंट, तो क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों रियलाइजेशन के पॉइंट है। नो एंट्री विल बी पास, आपको मालूम है, इस पॉइंट को टिक कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये इसमें अच्छा पॉइंट है कि कानव ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। इसके लिए हम उसको 12,000 रुपये देंगे। ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, तो इसके लिए आप रियलाइजेशन को डेबिट कर दो और मिस्टर कानव को क्रेडिट कर दो 12,000 रुपये से। देन एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ जो रियलाइजेशन है ये 8,000 रुपये के, ये इसके लिए पहली लाइन में कह चुका है। इसको आप भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लेंगे कि ये खर्चे मिस्टर कानव खुद बियर करेगा, मतलब कानव के खर्चे हैं, तो फर्म के खर्चे नहीं है, ये फर्म के खर्चे नहीं है। इसमें बोला बियर मतलब खर्चे किसके, ये कह रहा है कि कानव बियर करेगा, तो ये कानव का खर्चा है, तो आपने इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी अब फिलहाल, ठीक है। तो 12,000 रुपये की आप एंट्री कर देंगे। मेन इसके अंदर जो नया पॉइंट है वो ये वाला है। इस वीडियो को आप अच्छे से देख ले, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं आपको क्लास में इसको समझा दूँगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।